सरकारों ने एफआईआर दर्ज भी कर ली कई स्टेट में, तो आखिर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मुख्यमंत्री को संवैधानिक अधिकार है कि वो कोई अगर उनकी मांग ना मानी जाए तो वो सड़क पर उतरकर या मेमोरेंडम की शक्ल पर या पत्र की शक्ल पर वो अपनी मांग करें। तो उन मांग करने वालों को तो सख्त धाराओं में जेल के अंदर डाला जा रहा है। भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट मॉल और शोरूम से बाहर फेंक दिए गए। मुल्क की पूरी दुनिया में शबी दागदार हुई। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सरकार आखिर क्यों बचाना चाहती है? उनको यूएपीए के अंडर में गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? जनता की भावनाओं की कदर नहीं करती। इस सरकार में अहंकार है। इस सरकार अपने आप को परमानेंट माने बैठी है। 414 का सिलेंडर बिकता था जब ये सरकार में आए थे, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। सीएनजी 30 रुपए में बिकती थी, आज 85 रुपए में बिक रही है। एफआईआर किस बात की? झूठी एफआईआर क्या हमने पुलिस वालों की कोई पिटाई करी है, कोई थाने पे चढ़ाई करी है? जबकि हमारा जो भी 10 मिनट का 15 मिनट का जो बात है वो लाइव थी, तमाम नेशनल मीडिया उसको लाइव दिखा रहा था। उनके आका की तरफ से हुक्म था कि इनको जितनी सजा दे सकते हो उतनी सजा दो ताकि इनके हौसले पस्त हो जाएं। कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये जान गई है कि हम जब मुसलमानों पर जुल्म करेंगे तो ये तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का असली चेहरा खुल के आ जाएगा सामने। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये बोल सके। दिन के उजाले में एक सरकारें बाकायदा एक जालिम तानाशाह बन चुकी हैं। खुद ही सुप्रीम कोर्ट बन गई है, खुद ही पुलिस बन गई है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम बाबर है, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमआईएम के सदर, एमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, काफ़ी सारी सवाल है, आइए उनसे पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल होगा कि नुपुर शर्मा के करीब करीब बयान देने का 10 से 15 दिन हो गया। उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, आपकी भी। आप 3 दिन होकर आए तिहाड़ से, आवाज़ उठाने गए थे, आपको अरेस्ट कर लिया गया, 1 दिन आपको रखा गया थाने में, 3 दिन तिहाड़ में। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, मुल्क में लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। फासिज्म की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों प्रवक्ताओं को, एक को सस्पेंड किया और एक को एक्सपेल किया, यानी कि उनकी गलती थी। जब उनकी गलती थी तो लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई, सरकारों ने एफआईआर दर्ज भी कर ली कई स्टेट में। तो आखिर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? यानी वो भारतीय जिनका अपना लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है कि वो कोई अगर उनकी मांग ना मानी जाए तो वो सड़क पर उतरकर या मेमोरेंडम की शक्ल पर या पत्र की शक्ल पर वो अपनी मांग करें। तो उन मांग करने वालों को तो सख्त धाराओं में जेल के अंदर डाला जा रहा है। और जो लोग जिनके बयान से देश का 25 करोड़ मुसलमान की भावनाएं आहत हुई, दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई, भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट मॉल और शोरूम से बाहर फेंक दिए गए, मुल्क की पूरी दुनिया में शबी दागदार हुई, जिसके मुल्क के 25 मुल्कों ने, दुनिया के 25 मुल्कों ने एहतजाज दर्ज कराया। 16 मुल्कों ने तो बाकायदा हमारे एम्बेसडर को बुलाकर सम्मन पेश किया या डिमाश दिया। तो इससे बड़ा और देशद्रोही कार्य क्या होगा? तो ऐसे देशद्रोही लोगों को, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सरकार आखिर क्यों बचाना चाहती है? उनको यूएपीए के अंडर में गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये सरकार आम आवाम की या जनता की भावनाओं की कदर नहीं करती। इस सरकार में अहंकार है। ये सरकार अपने आप को परमानेंट माने बैठी है। ये सरकार ये भूल गई है कि 5 साल बाद फिर से जनता के दरबार में जाना है। और आखिरी बात ये है कि किसी भी देश का लोकतंत्र तभी स्वस्थ और सुरक्षित हो सकता है जब उस देश का अल्पसंख्यक वर्ग सुरक्षित हो। इस सरकार का जो क्रूर रवैया है उसमें अगर कोई सबसे ज्यादा असुरक्षित है, सबसे ज्यादा अनसेफ है, खौफजदा है, तो वो
अल्पसंख्यक वर्ग है। तो यानी हर एतबार से ये सरकार अपने सरकार होने का दायित्व नहीं निभा पा रही है। अब आइए इसके कामकाज पे। ना तो इससे रुपया संभला, इसके आने से पहले तो रुपया जब गिरता था तो भारत सरकार की साख गिरती थी। अब इसने उल्टा कर दिया है कि रुपया जितना कमजोर होगा, आप तारीख में सबसे कमजोर आज की डेट में रुपया 78 रुपए का है, $1 78 रुपए का है। तब भी सरकार की इज्जत पे, क्योंकि बेहया सरकार है इसलिए उसकी इज्जत पे कोई फर्क नहीं है। दूसरे नंबर पर बेरोजगारी अपनी तारीखी इंतहा पर है। कोरोना में जिस तरह से मौतें हुई हैं, या जिस तरह से सरकारी संसाधन बेचे जा रहे हैं, या जिस तरह से इन्होंने 2 करोड़ नौकरी सालाना देने का वादा किया, फिर 10 लाख का कर दिया उन्होंने। नहीं, सवाल क्या है, तमाम वादे जिस फ्रंट पे जाएं आप, नहीं, जो 414 का सिलेंडर बिकता था जब ये सरकार में आए थे, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। सीएनजी 30 रुपए में बिकती थी, आज 85 रुपए में बिक रही है। अब पेट्रोल उस जमाने में हाई था, मनमोहन सिंह के जमाने में, तब 70 रुपए बिकता था, आज उससे क्रूड ऑयल भी कम है और आज 100 रुपए बिक रहा है। चलिए, सब मोदी तो सवाल क्या है कि ये सब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये मुसलमानों पे जुल्म और मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग इन्होंने किया हुआ है, ताकि आम आवाम इनसे सवाल न पूछ सके। सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं मोदी जी। आप लोग गए थे प्रोटेस्ट करने, वो शायद क्राइम नहीं है, शायद क्या क्राइम नहीं है वो, उसके बावजूद आप लोग को धक्का मुक्की करते हुए लेके जाते हैं अंदर। आपने ट्वीट भी किया था एक वीडियो, उसमें ना पंखे, आपकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। तो क्या पुलिस की तरफ से कैसा ट्रीट किया गया, ये जानना चाहती है। देखिए, पुलिस का जो बर्बरता और जो काला चेहरा है वो सामने आया। हमने प्रदर्शन करने की जंतर मंतर पे परमिशन मांगी थी और ये बात सच है कि उन्होंने उस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया। तब हम एसीपी के पास गए कि आपने रिजेक्ट क्यों किया, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तब एसीपी ने हमसे कहा कि आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन मत कीजिए, आप थाने आ जाइए। 2 कार के उन्होंने हमारे बाकायदा पास बनाने के लिए नंबर लिए। उन्होंने कहा कि आप 2 कारें लेके आइए, आपका ज्ञापन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक हम पहुंचवा देंगे, आपको लेके चले। हम वही काम करने वहां थाने गए थे। अब जैसे ही हम अपनी कार से उतरे, वहां पे आप लोग खड़े हुए थे, मीडिया खड़ा था। तो जैसे मैं उतरा, फौरन मीडिया ने हमसे सवाल करना शुरू कर दिया। मैंने उनको सिर्फ बाइट देनी शुरू कर दी और उनको यही बात बताई कि भाई हम मेमोरेंडम देने थाने आए हैं, हम एसीपी को देंगे, फिर एसीपी हमें लेकर वहां जाएंगे। इतनी बात ही कर रहे थे, तब तक वो पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया। हमें वहीं से अरेस्ट करके फिर 15 बार थाने में ले गए। और फिर उसके बाद से जो अजियत शुरू हुई है, जो जानवरों जैसा सुलूक किया दिल्ली पुलिस ने, यानी 30 लोग ऐसी बिल्डिंग में रखे थे 9 जून, जब टेम्परेचर 45+ था, कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, और चारों तरफ एसी की आउटडोर की जो गर्मी आ रही थी वो ये मिला के उसका टेम्परेचर 50 से ऊपर कर रही थी। और पूरे दिन रखा। और सितम उस पे ऊपर ये कि हम जाते थे उनसे, वो 12 बजे हमें डिटेन किया, 2 बजे बोले अभी हम छोड़ देंगे आधे घंटे में, 4 बजे बोले अभी छोड़ देंगे। हमसे वो जो छोड़ने वाले मुचल के वो भी साइन करा लिए। फिर बोले 7 बजे छोड़ देंगे, 8 बजे छोड़ देंगे, 9 बजे छोड़ देंगे। 10 बजे, जब मेरी 9:30 बजे के बाद मेरी तबीयत बिगड़ी, तब उन्होंने कहा कि साहब आपको हम एम्बुलेंस में ले चलते हैं। मैं कहा नहीं, मेरे सारे कार्यकर्ता जाएंगे तभी मैं जाऊंगा। फिर पता चला कि हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई, और एफआईआर किस बात की? झूठी एफआईआर कि हमने पुलिस वालों की कोई पिटाई करी है, कोई थाने पे चढ़ाई करी है, जबकि हमारा जो भी 10 मिनट का 15 मिनट का जो बात है वो लाइव थी। तमाम नेशनल मीडिया उसको लाइव दिखा रहा था। आप बताइए, हमने किसी को गाली भी दी हो, बुरा भला भी कहा हो, वर्दी फाड़ना, चोट तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है जी, उसी जुर्म में उन्होंने हमारे फिर मेडिकल के लिए भेज दिया। रात को जिन हवालात में हमें रखा, वो हवालात गंदी, बिल्कुल बहुत मोटे मोटे चीटे थे, खाने को कुछ नहीं दिया। बहुत रात के बाद कोई 1 बजे के करीब हमें खाना आया। 3 लोगों का भी खाना नहीं होता, 6 लोगों के लिए आया। थोड़ा बहुत खैर खाया खाना वो, और चूँकि पूरे दिन के भूखे थे हम, फिर उसके बाद हमें सुबह कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि हमें जिस बैरक में रखा गया पार्लियामेंट स्ट्रीट की, वो वही तारीखी बैरक है जिसमें शहीद आज़म भगत सिंह को 17 दिन अंग्रेज़ों ने रखा था। क्योंकि वो भी अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ थे, तो उनका वहाँ 17 दिन रहना उस अंग्रेज़ी
शासन के जुल्म का खात्मा हुआ तो हमें ये इत्मीनान हो गया कि अब हमारा यहाँ इस बैरक में रहना भी इंशाअल्लाह इस जालिम हुकूमत के जुल्म का खात्मे का सबब बनेगा। फिर खैर कोर्ट ने हमें 3 दिन के लिए जुडिशल कस्टडी में भेज दिया और हम फिर चले गए। 27 साथी हमारे तिहाड़ में चले गए, हम 3 जो थे वो रोहिणी में रह गए। जैसे तैसे जेल की अजियतों को झेला, चूँकि मकसद हमारा बहुत अजीम था, बहुत पाक था। हम अपने आकाए नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में जीने वाली उम्मत के एक अदना से फ़र्द हैं, तो हम अपने आका के यानी नामूस रिसालत के लिए हम गए थे। तो इसलिए हम सब लोगों के हौसले बुलंद थे और हम ये समझ रहे थे कि अल्लाह ताला इसको हमारी छोटी सी कुर्बानी को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो वो जेल की तमाम अज़ियतें हमने बर्दाश्त कर ली। तो 30 लोगों में से 30 लोग बरी हो गए? नहीं, बरी नहीं हुए। फिर वो जुमे पीर को हमारी तारीख थी, पीर को हमारे वकीलों ने पूरी हमारी लीगल सेल लग गई। एडवोकेट रुखसार, उनकी पूरी टीम, एडवोकेट हमाल अख्तर साहब बहुत बड़े वकील हैं जो वाइस चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, वो और बहुत सारे लोग लगे और उन्होंने बहरहाल वो हमारी बेल कराई। बेल अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट हो गई। फिर सब लोग जो है वो मंडे की रात तक सब अपने अपने घरों पर आ गए। अब कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसमें हम आपको और डिटेल बताएंगे। सर एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि आप लोगों को पुलिस वाले बुला रहे हैं कि ज्ञापन दीजिए यहाँ पे, फिर हम राष्ट्रपति तक पहुँचाएंगे, उसके बावजूद फिर इस तरह का एक्शन क्या दर्शाते हैं? क्या आला कमान की तरफ से कोई इशारा था कि इस तरह के मुद्दे को भुनाया जाए? जी हाँ, पुलिस पूरी तरीके से अंडर प्रेशर थी। उनके आका की तरफ से हुक्म था कि इनको जितनी सज़ा दे सकते हो उतनी सज़ा दो ताकि इनके हौसले पस्त हो जाएं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये मामला मेरे आका का है, ये पुलिस के आका का नहीं है, ये मेरे आका का है। इसलिए मेरा एक भी साथी टस से मस नहीं हुआ, उसके हौसले पस्त नहीं हुए और हंसते हंसते हम लोग अपनी जेल काट कर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इस बात का फ़ख्र है कि दिल्ली MIM ने ये दिखा दिया कि तुम दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी हो, अगर आप जुल्म करोगे तो आपके खिलाफ हम उठ खड़े होंगे और आपका मुकाबला करेंगे। सर विपक्ष कहते हैं या कोई ओपोजिशन पार्टी ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस ले लीजिए, बड़ी पार्टी या सपा ले लीजिए, सब कहते हैं कि हम विरोध हैं बुलडोजर नीति के, हम विरोध करते हैं भाजपा की नीति के, लेकिन कोई सामने नहीं दिख रहा। सर जैसे आप लोग के 30 कार्यकर्ता अंदर थे, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस पर आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई विपक्षी वाले। अरे वो तो अपने हिस्से की आवाज़ उठा लें। जिन लोगों ने उनको वोट दिए हैं और उन लोगों पे जो जुल्म हो रहा है, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जुल्म इस वक्त हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के खिलाफ। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने जिसको वोट दिया है उसकी आवाज़ सुनी है आपने? तो वो तो लोग ना तो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, ना इंसानियत वाली ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, ना अपनी पार्टी का जो उन पे हक है कि आखिर जो सपोर्टर होता है उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है। उसकी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS ये जान गई है कि हम जब मुसलमानों पर जुल्म करेंगे तो ये तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ का असली चेहरा खुल के आ जाएगा सामने। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये बोल सकें और इसलिए वो हमारे मामले में कोई लपकुशाई नहीं करेंगे। अभी आप उनकी बिरादरी पर, अभी आप यादवों पे करिए, देखिए कितनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1 मिनट आपको रुकना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं ना आपको एक तबका लगा दिया जाता है, बी टीम है आप, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया कि आपको बी टीम का तबका लगा दिया जाता है और बी टीम ही आज जाके सवाल उठा रहे थे, लेकिन बी टीम के सपोर्ट में कोई नहीं आया, इसलिए मैंने पूछा आपसे। देखिए ये सब उनका झूठा प्रोपेगेंडा है, ये क्लियर हो चुका है, आम आवाम समझ गई है। अब आप चूँकि ज़्यादा समझदार हैं, आप तो हमसे ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को। अगर हम बी टीम होते तो बेगुनाह में हम जेल में क्यों डाला जाता? तो बी और सी और डी का तो बात ही नहीं है। सवाल ये है कि एक दिन के उजाले में एक सरकारें बाकायदा एक जालिम, एक तानाशाह बन चुकी हैं। खुद ही सुप्रीम कोर्ट बन गई हैं, खुद ही पुलिस बन गई हैं, खुद ही वो जो है वो मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं। तो जब न्यायालय नहीं बचेगा, जब मीडिया नहीं बचेगी, जब एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिसको कहते हैं हम व्यवस्थापिका नहीं बचेगी, तो फिर क्या बचेगा? फिर तो लोकतंत्र का गला घुट गया, फांसीवाद आ गया। यहीं से मैंने अपनी बात शुरू की थी। सर एक सवाल ये है आपसे कि आप जेल पे थे, अपने आफरीन फातिमा का सब जेल से बाहर आने के बाद ये खबर मिली होगी आपको कि उनके घर को तोड़ दिया जाता है,
इस तरह की तमाम खबरें हैं। आपने एक अभी अभी एक खबर और आई थी कि आप झारखंड में 2 युवक को गोली मार दिया जाता है। नुपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, लेकिन इस तरह की तमाम खबरें, क्या लगता है आपको नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो पाएगी या सिर्फ जो उनके विरोध में खबर वो सवाल उठाएंगे उनके साथ ही ये होगा सरकार के तरफ? देखिए, ये तो सरकार को तय करना है। सरकार अगर अपने आप को तानाशाह, अपने आप को क्रूर और अपने आप को जालिम कहलवाना चाहती है तो गिरफ्तारी नहीं करेगी। अगर सरकार को अपने सरकार होने का कोई जिम्मेदारी है और सरकार होने का कोई कर्तव्य निभाना है तो उसे गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं कि हो पाएगी या मुद्दे को और भुनाया जाएगा? नहीं, ये मुद्दे का सवाल नहीं है। ये देश की जड़ें खोखली हो रही है, देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, देश का न्याय तंत्र कमजोर हो रहा है, देश की जो छवि पूरी दुनिया में दागदार हो रही है। पूरी दुनिया का, जो सिर्फ मुसलमान नहीं, जो दुनिया का जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो दुनिया को चाहते हैं कि दुनिया में सुकून रहे, चाहे वो बड़े देश हों या छोटे देश हों, सब मुंह उठा के देख रहे हैं कि आखिर देखते हैं भारत के सरकार का क्या रवैया रहता है इन दो लोगों के प्रति। मुझे तो ये उम्मीद है, क्योंकि सरकार का अब तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये बहुत देर में झुकती है, लेकिन झुकती ज़रूर है। आपने किसान आंदोलन में देखा होगा, आपने CA/NRC में देखा होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जो आम आवाम या आम जनता है उसके सब्र की भी एक लिमिट है, लेकिन वो जब किसी मुद्दे पर अड़ जाती है तो अड़ जाती है। अब अगर भारतीय जनता अगर एक मर्तबा इस मुद्दे पर अड़ गई है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को जेल करा के रहेंगे तो इंशाल्लाह जेल होके रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो अभी तक जेल नहीं करा पाएगा। आगे आप लोग क्या लगता है, आप लोग लड़ेंगे, क्या करेंगे, आप लोग क्या ये रहेगा? हमारी लड़ाई जारी है। अब देखते हैं कितने दिन में हम उसको जेल करा पाते हैं। हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें भी बात करेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जी, ठीक है सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे दिल्ली के सदर, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज साहब।